प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह की कविता धब्बा की व्याख्या करेंगे। केदारनाथ सिंह आधुनिक कविता के एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि रहे। सन 1958 में प्रकाशित तीसरा सप्तक में संकलित 23 कविताओं के साथ उनकी रचना यात्रा शुरू होती है। फिर सन 1960 में उनका प्रथम काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी प्रकाशित हुआ। केदार हमेशा समय के साथ चले हैं। ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस आदि उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह की कविता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसमें अभिव्यक्त उम्मीद और आस्था है। समकालीन समाज की भयानकता, मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष और पराजय के चित्रण के बाद उनकी कविता एक प्रकार की आस्था भी प्रकट करती है, अर्थात आने वाले भविष्य की आकांक्षा उनकी कविता में स्पष्टतः जाहिर है। प्रस्तुत कविता धब्बा में भी ये बात दिखाई देती है। आधुनिक कविता की आधुनिकता और विशिष्टता बिंबों के द्वारा ही सबसे अधिक व्यक्त होती है। आधुनिक जीवन की समग्रता, जटिलता और अंतर्विरोध को गहराई से अभिव्यक्त करने के लिए केदार ने बिंबों का भरपूर प्रयोग किया है। वर्तमान युग में सभी क्षेत्रों में मनुष्य समाज की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अपने जीवन को सुंदर, सुखकर, सुविधापूर्ण बनाने का प्रयत्न मनुष्य ने जितना किया है और उसमें उससे बड़ी सफलता भी मिली, लेकिन इसके साथ मनुष्य की मानवीयता समाप्त हो गई है और उसकी अमानवीयता बढ़ गई है। भाईचारा, आपसी ममता, सहयोग आदि सद्भाव समाप्त हो चुके हैं। आदमी इतना स्वार्थी बन गया है कि पड़ोसी की चिंता तक उसे नहीं है। इस मूल्यहीन जीवन की एक झांकी यहाँ इस कविता में प्रस्तुत की गई है। आइए कविता को पढ़ते हुए हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। धब्बा। सुबह से पड़ा था सड़क के बीचों बीच लाल दमकता हुआ खून का धब्बा। अब वह सूख कर लाल से भूरा और भूरे से धीरे धीरे काला होता जा रहा था। जो भी उधर जाता था देखता था धब्बे को, फिर आंख बचा दाएं या बाएं से निकल जाता था आगे। इसी तरह दिन भर हाथ उठाए हुए सड़क पर पड़ा रहा खून का धब्बा। कविता की भाषा अत्यंत सरल है। कवि कहता है, सड़क के बीचों बीच खून का एक धब्बा सुबह से पड़ा था, फिर वह सूख कर लाल से भूरा और काला होता गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में प्रतिदिन शहरों की सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं और लोग इनके अभ्यस्त हो चुके हैं। नागरिकों की प्रतिक्रिया क्या होती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, रास्ते के बीचों बीच गाड़ी से टकरा कर कोई आदमी गिर जाए और मरने की अवस्था में पहुंच जाए तो उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसे देखकर भी लोग तो उसकी मदद करने नहीं जाते। तो ये तो आम बात हो गई है। उसी प्रकार आंखों के सामने किसी की हत्या हो रही है, ये देखकर भी तो हम नज़र बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, पीड़ित की मदद करने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ भी तो हम अमानवीय हो जाते हैं। मनुष्य की धमनियों में खून दौड़ना चाहिए, लेकिन जब वो धरती पर, रास्ते पर बहने लगे, धब्बा बन जाए तो ये तो अनहोनी है और भयानक अमानवीय दशा है। और इस तरह धब्बा मनुष्यता का कलंक है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब कोई नहीं आया तो दिन भर की तपिश के बाद घुमड़ कर आ गई झमाझम बारिश। बारिश धब्बे के पास गई, उसने धीरे से धब्बे को छुआ, उठाया, गले से लगाया, फिर उस उतनी सी जगह को जहाँ पड़ा था धब्बा अपने गीले हाथों से रगड़ रगड़ धोया। इस तरह किस्सा खत्म हुआ खून के धब्बे का। कवि के कहने का तात्पर्य है, धब्बे को देखकर कोई नहीं आया, दिन भर धब्बा ताकता रहा। गर्मी थी और इस गर्मी के बाद झमाझम बारिश हुई। बारिश का पानी बहता हुआ धब्बे के पास आया और उस बारिश के पानी ने धब्बे को मिटा दिया। बहुत ही आलंकारिक रूप में कवि कहते हैं, बारिश के पानी ने धीरे से धब्बे को छुआ और उसे उठाया, गले से लगाया।
गले से लगाने का मतलब है मित्रता, दोस्ती। बारिश का पानी और धब्बे की दोस्ती यहाँ देखते बनती है। खून मनुष्य की धमनियों से बाहर निकल जाए, कहीं बहने लगे तो लोग उससे डर जाते हैं, भयभीत होकर भाग जाते हैं। लेकिन प्रकृति का खून, पानी, तो इस धब्बे को मिटाने के लिए तो उससे दोस्ती करता है। जहाँ धब्बा पड़ा था उस जगह को अपने गीले हाथों से रगड़ रगड़ कर धो दिया। इस तरह खून के धब्बे का किस्सा खत्म हो गया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि किस्सा अथवा कहानी मनुष्य की हो सकती है, मनुष्य के संघर्ष की हो सकती है, लेकिन यहाँ तो वो किसी की हत्या के कारण बनाता धब्बा अथवा किसी दुर्घटनावश किसी का खून वहाँ जमकर धब्बा बन गया था। अखबारों की सुर्खियों में तो उसको स्थान मिला नहीं, उस घायल के इलाज के लिए तो कोई प्रयत्न नहीं किया गया। तो लोग इस कहानी को पूरी तरह से भूल गए अथवा नज़रअंदाज कर दिया। यही तो अमानवीयता। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, अब बारिश खुश कि उसने धो डाला धब्बे को, धब्बा खुश कि जैसे वह कभी सड़क पर था ही नहीं। दिन भर के ताप के बाद घुमड़ कर आई बारिश ने अपने गीले हाथों से धब्बे को रगड़ कर धोया कि आखिर धब्बे का नामो निशान तक नहीं रहा। उसकी कहानी समाप्त हो गई। अंतिम पंक्तियों में व्यंग्यपूर्वक कवि का ये कहना है कि अब बारिश भी खुश है, उसके साथ साथ धब्बा भी खुश है कि वह सड़क पर नहीं रहा। और बारिश की खुशी का कारण यह है कि तो उसने धब्बे को धो डाला। अंतिम पंक्तियों में कवि वर्तमान संदर्भ में समकालीन समाज में जो असुरक्षा फैली है, जो नृशंसता फैली है, अमानवीयता फैली है, उसके प्रति संकेत करते हैं। तो कोई दुर्घटना होती है, कहीं किसी की हत्या होती है, लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसे भूल ही जाते हैं हमेशा के लिए। ऐसा लगता है कि मनुष्यता समाप्त हो गई। लेकिन प्रकृति में जो दया है और वह अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष के कारण मनुष्य की मदद नहीं करता, लेकिन प्रकृति तो मनुष्य का और मनुष्य के साथ साथ समस्त जीवों का पालन पोषण करती है। यूँ तो ये कविता आशावादी दृष्टिकोण की कविता नहीं है, फिर भी यहाँ प्रकृति का आश्रय लेकर कवि का आशावादी दृष्टिकोण कुछ हद तक अभी जीवंत है। रास्ते से गुजरते हुए लोगों की दृष्टि धब्बे पर नहीं पड़ी, भले ही कवि की दृष्टि उस पर पड़ी। कवि ने उसे अपने काव्य का विषय बनाया। इसलिए आधुनिक कविता का रंग मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग कहा जा सकता है। संघर्ष के दरमियान कभी मिट्टी आदमी के खून से गीली और रंगीन होती है, वही धब्बा कविता में द्रष्टव्य है। मतलब कविता का आदमी के संघर्ष और खून से भी अटूट संबंध है। जब सर्वत्र समाज में अमानवीयता फैली हुई हो तो कवि को लगता है कि कवि और उसकी कविता में ही ये मानवीयता अभी तक जीवंत है और उसे जीवंत रखना प्रत्येक कवि का और उसके साथ साथ सहृदय का कर्तव्य है। आइए अब हम एक और कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है ये महज कोरा कागज़ नहीं, और कवि हैं भगवत रावत। भगवत रावत का जन्म 15 सितंबर सन 1939 को मध्य प्रदेश के टेहरका गांव में हुआ था। MA BEd की उपाधियां उन्होंने हासिल की थी। पहले रीजनल स्कूल के टीचर रहे थे, फिर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल के हिंदी व्याख्याता रहे। सन 1994 से कतिपय सालों तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक रहे। सन 1989 से 94 तक वसुधा पत्रिका के संपादक के माननीय पद पर भी रह चुके हैं। समुद्र के बारे में, दी हुई दुनिया, हुआ कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, सच पूछो तो आदि उनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम हैं। भगवत रावत की कविता समकालीन कविता के एक प्रखर आयाम प्रतिबद्ध कविता का उज्ज्वल नमूना है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, अर्थात लेखन के प्रति कवि की अथवा लेखक की कमिटमेंट अपेक्षित मानी जाती है। कविता सृजन के पीछे हमेशा उनका ये दावा रहा है कि समकालीन भारत के विषम परिवेश में कवि कुछ लिखकर ही अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर सकते हैं। यानी कवि को अवश्य प्रतिबद्ध रहना ही होगा, तो सामाजिक हित की दृष्टि से उसे लिखना होगा। कविता को पढ़ते हुए उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। यह महज कोरा कागज़ नहीं है,
आदमी के हाथों बना एक साफ सुथरा मन है। इसका रेशा रेशा मस्तिष्क की शिराओं की तरह जागृत है। इस पर लिख रहा है जो उसे लिखना चाहिए, इसलिए कि लिखना ज़रूरी है, इसलिए कि रास्ता और कोई नहीं इसके सिवाय। अर्थात कवि जिस कागज़ पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है तो उसकी दृष्टि में वह केवल कागज़ नहीं है। कागज़ पर लेखनी द्वारा अपने साफ सुथरे मन के स्वस्थ विचारों को वह अभिव्यक्त करता है। जिस तरह मस्तिष्क की शिराएं जागृत रहती हैं, उसी तरह कवि की कविता भी अत्यंत जागृत होती है। इसलिए एक लेखक को अथवा कवि को हमेशा लिखना चाहिए। लिखना ज़रूरी है। लिखने को छोड़कर उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब पशुओं के लिए अभयारण्य खोले जा रहे हों और आदमियों को गिन गिन कर निशाना बनाया जा रहा हो। हाँ, ऐसे समय में जब अपने काले रंग के लिए आदमी सारी उम्र जेल में बिताता हो, जब अपने समय के भयानक सच को नाटक में दिखाता हुआ आदमी बीच सड़क पर मार दिया जाता हो, ऐसे समय में जब डरे हुए स्वार्थी हाथ आदमी के खून में रंग जाते हैं, तब खून की एक एक बूंद जो कहती है तो उसे लिखा जाना चाहिए। कविता से, कहानी से हटकर भी लिखा जाना चाहिए। अर्थात वर्तमान संदर्भ में हम ये देखते हैं कि समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि बहुत कुछ होता है। अमानवीय आचरणों की बढ़ती हुई है। पशुओं के लिए अभयारण्य तो खोले जाते हैं, लेकिन आदमी को गिन गिन कर निशाना बनाया जाता है। काले रंग के कारण अथवा जातिहीनता के कारण अथवा गरीब होने के कारण संघर्षशील व्यक्ति को सारी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। जो भी इन अमानवीय आचरणों का विरोध करता है तो उसे जेल में भेजा जाता है। अपने समय के इस भयानक सत्य को जो लेखक अपने नाटक में अथवा अपनी कविता में अथवा अपनी किसी रचना में अभिव्यक्त करता है और उसका मंचन करता है, तो समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोग इनका विरोध करते हैं और ऐसे लेखकों की कभी हत्या भी होती है अथवा तो उनको पूरी तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब कोई लेखक निर्भयता पूर्वक समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार का कठोर विरोध करता है, अपने शब्दों के माध्यम से समाज के लोगों के सामने तो उन सभी घटनाओं को अभिव्यक्ति देता है, तब तो डरे हुए स्वार्थी प्रतिष्ठित लोग उस आदमी के खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। तब खून की एक एक बूंद ये कहती है कि इस दस्तावेज को लिखा जाना चाहिए, कविता के रूप में, कहानी के रूप में अथवा किसी और रचना के रूप में इसे लिखा जाना चाहिए। कवि का मानना यही है कि सत्य शिव सुंदर की अभिव्यक्ति ही कवि का कर्तव्य नहीं है। जो असुंदर है, जो अमानवीयता है, समाज में जो बुराइयां हैं, तो उनका चित्रण करना भी तो कवि का कर्तव्य होता है। कवि आगे कहते हैं, इसलिए नहीं कि लिख कर अमर होना है, इसलिए कि मर मर कर भी लिखना है। अर्थात कवि का उद्देश्य काव्य, कविता, नाटक आदि लिखकर कवि के रूप में अमर होना नहीं है, उसे तो मर मर कर लिखना है। अर्थात मरते हुए मनुष्यों के दर्दनाक जीवन की अभिव्यक्ति अगर कवि अथवा लेखक नहीं करे तो कौन करे। प्रस्तुत कविता में कवि ने लेखकीय कर्तव्य का चित्रण किया है। वर्तमान संदर्भ में सामाजिक प्रतिबद्धता के बिना कोई लेखक लेखक नहीं कहलाता, कवि कवि नहीं कहलाता। लिखना कवि का दायित्व है, उसके अस्तित्व की, कवि होने की, उसकी अहमियत का सही और जीता जागता सबूत है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने 2 कविताओं की व्याख्या सुनी। इन दोनों कविताओं का नोट्स आपकी पाठ्यपुस्तक में ही है, तो उन्हें देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।